Now we are moving towards the next topic. So first topic is now rules regarding an offer. So rules regarding an offer का मतलब क्या होता है? जब हम लोग ने स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था कि ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसेंट, कंसिडरेशन, ये सारी चीजें आती है, बराबर? तो जब भी मैं रूल्स रिगार्डिंग एन ऑफर की बात करता हूँ, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट एन ऑफरर। जैसे देखो, हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा था एक ऑफरर होगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और एक ऑफर ही होगा। ऑफरर हमेशा ऑफर करेगा, ऑफर ही उसको एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। अगर एक्सेप्ट किया तो वो प्रॉमिस बन गया, देन दोनों पार्टीज बन जाते थे प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। अगर रिजेक्शन हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ही नहीं हुआ। तो वैसे हम लोग यहाँ पे जो भी रूल्स पढ़ेंगे, दैट इज रूल्स रिगार्डिंग एन ऑफर। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कि जब ऑफरर ऑफर करेगा ऑफरी को, तो उसको क्या कुछ रूल्स, टर्म्स, कंडीशन माइंड में रखने हैं, क्योंकि ये सब अगर कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ही वो ऑफर प्रॉपर ऑफर है, अदरवाइज वो इनकम्प्लीट ऑफर काउंट किया जाएगा। सो फर्स्ट पॉइंट है, an offer must be clear, definite, complete and final. It must not be vague. कि जब भी आप कोई भी ऑफर करते हो तो ऑफर इतना प्रॉपर, इतना क्लियर होना चाहिए कि सामने वाले को पता चलना चाहिए कि हाँ, मुझे इस चीज का ऑफर किया गया है। जैसे अगर सपोज मैं ऑफरर है और मैं सामने वाली पार्टी को ऑफर कर रहा हूँ कि आई एम इंटरेस्टेड टू सेल दिस प्रॉपर्टी, तो सामने वाला बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट विच प्रॉपर्टी। या मैंने खाली इतना बोला कि मुझे ना 1 लाख में प्रॉपर्टी बेचना है, लेकिन कौन सा प्रॉपर्टी बेचना है, नेचर क्या है वो प्रॉपर्टी का, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये सब कुछ मेरे को बताना है। आप क्लियर चीज बोलोगे तो ही सामने वाले को वो ऑफर एग्जैक्ट समझेगा। तो हमेशा क्लियर, डेफिनाइट, कंप्लीट एंड फाइनल, मतलब जो भी बोलोगे उसमें कुछ आधी अधूरी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और वो आपका प्रॉपर ऑफर काउंट नहीं होगा। देन एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। अगर मैं ऑफरर हूं तो मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं जब ऑफर करूंगा तो ऑब्वियसली ऑफरर मैं हूं तो मुझे ऑफर ऑफरी को ही करना है। तो मुझे उसके बिहाफ पे किसी और को नहीं करना है, बिकॉज प्रॉब्लम क्या होता है, अगर मैं उसके बिहाफ पे किसी और पर्सन को करके आऊंगा फिर वो जाके ऑफरी को सारी चीजें बताएगा, तो कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो सकता है, मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है मैंने जो तरीके से बोला वो तरीके से वो सामने वाले ने इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो एक कम्युनिकेशन गैप क्रिएट होगा, तो वो ऑफर प्रॉपर नहीं होगा। सो एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। एन ऑफर बिकम्स इफेक्टिव ओनली व्हेन इट हैज बीन communicated to the offeree so as to give him an opportunity to accept or reject the same। बराबर? तो ये सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देन थर्ड, द कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर मे बी made by express words, oral or written, or it may be implied by conduct। देखो, आप जब भी ऑफर करोगे तो ऑफर बहुत तरीके से किया जाएगा, या तो एक्सप्रेस वर्ड्स, ठीक है, ओरल और रिटर्न, या तो मैं ओरली ऑफर कर सकता हूँ या मैं रिटर्न ऑफर कर सकता हूँ, और इट मे बी इम्प्लाइड बाय कंडक्ट, सामने वाले को कुछ ऐसी सिचुएशन में डाला कि वो एक इंडिकेशन हो गया कि ये ऑफर कर रहा है, तो वो हो गया इम्प्लाइड। तो वैसे भी मैं ऑफर क्रिएट कर सकता हूँ। देन द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर मे बी जनरल और स्पेसिफिक। ये है ना एक्चुअली टाइप्स ऑफ ऑफर के अंदर। तो जब आप लोग टाइप्स ऑफ ऑफर पढ़ेंगे ना, तब ये जनरल और स्पेसिफिक वहां पे इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो फॉर अ टाइम बिंग आपको ये 4 पॉइंट ध्यान में रखने हैं रूल्स रिगार्डिंग ऑफर में। जैसे पहला है कि ऑफर मस्ट बी क्लियर एंड डेफिनेट और कंप्लीट होना चाहिए। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी ओनली। देन वो ओरल, रिटर्न और बाय एक्ट भी हो सकता है, ऑफर आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो। एंड जनरल ऑफर भी हो सकता है या तो स्पेसिफिक ऑफर भी हो सकता है। अभी हम लोग हर एक टाइप देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑफर में क्या क्या आता है और कितने टाइप्स है। सो टाइप्स देखोगे तो फर्स्ट है जनरल ऑफर, सेकेंड इज स्पेसिफिक ऑफर, थर्ड इज काउंटर ऑफर, फोर्थ इज स्टैंडिंग ऑफर एंड फिफ्थ वन इज क्रॉस ऑफर। तो वैसे 5 टाइप के ऑफर होते हैं। सो जनरल, स्पेसिफिक, काउंटर, स्टैंडिंग एंड क्रॉस ऑफर। ओके, सो फर्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं जनरल ऑफर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल ऑफर? अगर समझो मैं
ऑफर जो कर रहा हूं वो जनरल पब्लिक को कर रहा हूं, ओपन टू ऑल। इट इज नॉट गिवन टू एनी स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्सन। तो ऐसे ऑफर जब मैं करूंगा तो मैं उसको बोलूंगा जनरल ऑफर। जैसे देखो क्या लिखा है यहाँ पे, when an offer is given to general public or it is open to all then it is known as general offer। जैसे समझो मुझे मेरा प्रॉपर्टी बेचना है, तो मैंने है ना न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज दिया कि ये नेचर ऑफ प्रॉपर्टी है, इतना एरिया है, यहाँ पे सिचुएटेड है और ये मेरा प्राइस है। दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर। अभी देखो ये न्यूज़पेपर में मैंने दे दिया, अब न्यूज़पेपर पूरा जनरल पब्लिक पढ़ने वाला है, तो मेरा जो ऑफर हो गया वो जनरल ऑफर हो गया। इट इज ओपन टू ऑल, कोई मैंने पर्टिकुलर पर्सन को नहीं किया है, ठीक है। वैसे ही दूसरा एक आता है स्पेसिफिक ऑफर, ये उसका उल्टा। अगर आप ऑफर किसी पर्टिकुलर पर्सन को ही कर रहे हो तो वो बन गया स्पेसिफिक ऑफर। सो व्हेन एन ऑफर इज गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन देन इट इज नोन एज स्पेसिफिक ऑफर। जैसे मेरा प्रॉपर्टी है वो मुझे बेचना है, तो वो मैंने एक पर्टिकुलर पर्सन को ही ऑफर किया है, तो वैसे जब मैं ऑफर करता हूँ तो उसको बोला जाता है स्पेसिफिक ऑफर। सो पहला टाइप था जनरल ऑफर विच इज ओपन टू ऑल, दूसरा आता है स्पेसिफिक ऑफर जो पर्टिकुलर पर्सन को ही किया जाता है। थर्ड टाइप आता है काउंटर ऑफर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंटर ऑफर? When offer is given by offerer but it is rejected by offeree and new offer is given by offeree then it is known as counter offer। देखो काउंटर ऑफर में एक पर्सन जो ऑफर करेगा तो सामने वाला उसको रिजेक्ट करके सामने खुद का ऑफर करेगा, तो उसको बोला जाता है काउंटर ऑफर। ये जो टाइप है काउंटर ऑफर, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो अपनी रूटीन लाइफ में हर रोज आता है। जैसे देखो ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे दो पर्सन है। अभी ये मैडम ने इसको पूछा व्हाट इज द प्राइस ऑफ एन एप्पल, तो सामने वाले ने उसको किया 100 पर केजी। तो देखो ऑफरर इन दिस सिचुएशन ये फ्रूट वेंडर है एंड ऑफरी इन दिस सिचुएशन ये पर्टिकुलर बायर है, करेक्ट। अभी यहाँ पे देखो ऑफरर वेंडर है, फ्रूट वेंडर है, ठीक है, और जो ऑफरी वो ये मैडम है। नाउ इन दिस सिचुएशन इसने सामने बोला कि नहीं 80 बराबर है, ठीक है, सो मेक इट 80। तो देखो जो आपको ऑफर कर रहा था अपने ऑफरर को ही एक ऑफर दिया, इट मींस आपने 100 की जो ऑफर थी उसको रिजेक्ट करके सामने एक नया ऑफर किया। तो जब ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्ट करके सामने नया ऑफर किया जाता है तो उसको बोला जाता है काउंटर ऑफर। सो यहाँ पे ना एक स्टेटमेंट आता है, एग्जाम में जनरली ये पूछते हैं कि गिव योर इनपुट या कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट होता है काउंटर ऑफर इज रिजेक्शन ऑफ एन ओरिजिनल ऑफर। सो ऑब्वियसली यही होता है कि काउंटर ऑफर जो है वो रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर होता है, क्योंकि देखो ओरिजिनल ऑफर कितने का था 100 का था, लेकिन वो रिजेक्ट करके ऑफर कितने का दिया गया 80 का दिया गया, तो वो काउंटर ऑफर का मतलब रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। नेक्स्ट आता है स्टैंडिंग ऑफर। सो स्टैंडिंग ऑफर का मतलब होता है कि जैसे व्हेन ऑफर इज गिवन फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन फॉर सम कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड देन इट इज नोन एज स्टैंडिंग ऑफर। जैसे अगर मैं सपोज कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ या कोई सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि मैं एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं ये पर्टिकुलर रॉ मटेरियल या ये पर्टिकुलर मटेरियल सामने वाले को कंटिन्यूसली 6 महीने तक या 1 साल तक प्रोवाइड करेगा। तो हम लोग दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो एक पर्टिकुलर टास्क को लेके है, लेकिन वो टास्क लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलने वाला है। जैसे मोबाइल का कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, मोबाइल लिया पैसा दिया कॉन्ट्रैक्ट खत्म। लेकिन प्रॉपर्टी में भी देखो कैसा होता है, प्रॉपर्टी सामने वाले को मैंने ट्रांसफर कर दिया, उसने मुझे पेमेंट कर दिया, हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट खत्म। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म तक परफॉर्म नहीं करना है। लेकिन स्टैंडिंग ऑफर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा ऑफर होता है जिसमें आप जो कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म करने वाले हो वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक या पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक आपको परफॉर्म करना है और दोनों पार्टी उसमें परफॉर्म करेगी।
तो उसको बोला जाता है स्टैंडिंग ऑफर। देन आता है नेक्स्ट इज क्रॉस ऑफर। देखो क्रॉस ऑफर है ना, ये पुराने टाइम पे पॉसिबल होता था, आजकल ये पॉसिबल नहीं होता है। उसका रीजन ये है कि आजकल जो कम्युनिकेशन मोड है वो बहुत फास्ट हो चुके हैं, इसके लिए ये पॉसिबल नहीं है। बट पुराने जमाने में क्रॉस ऑफर जैसी सिचुएशन होती थी। तो पहले क्रॉस ऑफर होता क्या है? when identical offers are given by the parties to each other without knowledge of others offer, then it is known as cross offer। जैसे अगर मैं अपनी कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बेचने के लिए सामने वाले को ऑफर कर रहा हूँ, मतलब मैं उसको लेटर लिख रहा हूँ कि मुझे मेरा ये प्रॉपर्टी बेचना है, आर यू इंटरेस्टेड और नॉट। सामने वाला जिसको मैंने ऑफर कर रहा हूँ ना, वो भी मुझे सेम बोल रहा है कि मुझे आपकी प्रॉपर्टी खरीदने में इंटरेस्ट है, आप इंटरेस्टेड हो क्या बेचने के लिए। तो हम लोग दोनों ने देखो एक दूसरे को आइडेंटिकल ऑफर दिया, और हम लोग दोनों को सामने वाले पर्सन की जो ऑफर है उसका नॉलेज नहीं है। मतलब मैं लेटर लिख रहा हूं तो मुझे ये नहीं पता है कि सामने वाला भी लेटर लिख रहा है, सामने वाला जो लेटर लिख रहा है उसको ये नहीं पता है कि मैं भी उसको सेम चीज का ऑफर दे रहा हूँ। तो ऐसे जब हम लोग ऑफर करते हैं तो उसको बोला जाता है क्रॉस ऑफर। देखो ये पुराने टाइम पे मैंने बोला ना पॉसिबल हो सकता था, बिकॉज वहां पे फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे। आज के जमाने में ये पॉसिबल नहीं है, आज तो एक कॉल किया, बात किया, खत्म हो गया। तो वहां पे आज की सिचुएशन में क्रॉस ऑफर पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन इनविटेशन टू ऑफर? एक कंसेप्ट होता है इनविटेशन टू ऑफर। सो इनविटेशन टू ऑफर का मतलब क्या होता है? जैसे an invitation to offer is an action inviting other parties to make an offer to form a contract. Any word showing intention to make a contract may make the advertisement to be an offer। जैसे हमने देखा रहेगा कि कोई पर्टिकुलर शॉप के बाहर है ना बोर्ड लगा रहता है, सेल 100 रुपीज, 500 रुपीज, ठीक है, 70% ऑफ। ये सारे जो भी बैनर्स लगते हैं, इट इज नथिंग बट एन एग्जाम्पल ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर। सो इन इन्विटेशन टू ऑफर जो ऑफर कर रहा है, दे आर नॉट लायबल और दे आर नॉट बाइंड टू परफॉर्म एनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो अगर आप लोग जाके शॉपिंग करोगे एंड इफ यू आर नॉट रिसीविंग 70% और 80% डिस्काउंट जो डिस्प्ले में लगाया गया था, यू कैन नॉट टेक एनी लीगल एक्शन बिकॉज इट इज जस्ट एन इन्विटेशन। देना नहीं देना वो पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर ही है जो आपको इन्विटेशन दे रहा है। तो उसका एग्जाम्पल है, उसके देखो नीचे एक नोट है, इन दिस अ पर्सन इज नॉट बाइंग टू सेल द प्रोडक्ट इवन इफ डिस्प्लेड बोर्ड ऑफ सेल बिकॉज इट इज जस्ट एन इन्विटेशन। वो खाली एक इन्विटेशन है, वो पर्सन की लायबिलिटी नहीं है उस चीज को परफॉर्म करने के लिए। Next, there is one case, and it is one of the benchmarking case under the Contract Act, and that the case name is Lalpan Shukla versus Gauri Dutt। पहले केस का हम लोग फैक्ट पढ़ लेते हैं। So, Lalpan was an employee with the Gauri Dutt। लालपन एम्प्लॉय था गौरी दत्त के यहाँ पे। When the nephew of the Gauri Dutt was found missing, Lalpan was sent for search। गौरी दत्त का नेफ्यू गुम गया, so for that particular event गौरी दत्त ने लालमन शुक्ला को ऐसा बोला कि फाइंड दैट मिसिंग नेफ्यू, एंड उसको तो उसने काम पे लगा दिया। एंड आफ्टर दैट गौरी दत्त अनाउंस दैट whosoever finds the missing nephew will be rewarded with ₹501। उसने मत में एडवर्टाइज दिया कि जो भी अगर नेफ्यू को ढूंढ के लाके देगा उसको 501 एज अ रिवॉर्ड दिया जाएगा। देखो लालमन को भेज दिया है ऑलरेडी, तो उसको इस चीज का ये 501 रिवॉर्ड का कोई नॉलेज नहीं है और उसको कोई कम्युनिकेशन नहीं किया गया है, ठीक है। गौरी दत्त ने जब न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया तो ये बन गया जनरल ऑफर और उसने उसमें रिवॉर्ड रखा था 501। Unaware of the announcement of the reward, Lalman located the missing nephew and bought back। लालमन को 501 वाली इंफॉर्मेशन का कोई नॉलेज नहीं है। ये भाई साहब को तो जब बोला गया था कि नेफ्यू ढूंढ के लाओ, जो उसको पहले ही बोला था, वो भाई साहब ने एफर्ट डाल के नेफ्यू को ढूंढ के लेके आया। अब लेके आने के बाद उसने नेफ्यू को गौरी दत्त को हैंड ओवर कर दिया।
बाद में उसको ये नॉलेज में आया कि इसके ऊपर तो 501 रुपया रिवॉर्ड भी था, सो ही डिमांडेड रिवॉर्ड ऑफ ₹501। गौरी दत्त ने रिफ्यूज कर दिया कि यू आर नॉट एलिजिबल टू रिसीव ₹501, बिकॉज तुझे जो ऑफर किया था वो अलग है, जनरल पब्लिक को जो ऑफर किया वो अलग है, सो दोनों सेम नहीं है। लालमन बोलता है कि जब न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट दिया तो वो जनरल ऑफर ही हो गया, तो जनरल ऑफर में तो मैं भी आ गया बिकॉज इट इज ओपन टू ऑल। गौरी दत्त बोलती नहीं, तुझे जो किया था वो स्पेसिफिक ऑफर था, तेरे को छोड़ के बाकी लोगों को जो किया वो जनरल ऑफर है। तो मैंने एक ही ट्रांजेक्शन के अंदर दो टाइप के ऑफर दिए। अब ये भाई साहब ने जब डिमांड किया 501, तो गौरी दत्त ने वो पे करने से रिव्यूज कर दिया। इसके लिए लालमन शुक्ला ने केस फाइल कर दिया गौरी दत्त के ऊपर। सो ये मैटर जब कोर्ट में गया तो उसका कंक्लूजन, it was held that Lalmal has no right in the reward because he has no knowledge of the proposal. Hence, an action without the knowledge of the proposal is no acceptance. देखो, यहाँ पे दो टाइप की ऑफर थी। एक स्पेसिफिक ऑफर भी थी जो लालमन को स्पेसिफिकली दिया गया था, जिसमें कोई रिवॉर्ड नहीं था, और दूसरा जो ऑफर न्यूज़पेपर के थ्रू दिया गया था वो जनरल ऑफर था, वो ओपन टू ऑल था। लेकिन ओपन टू ऑल में लालमन को एक्सक्लूड किया गया क्योंकि ऑलरेडी उसको एक स्पेसिफिक ऑफर दिया गया है अंडर डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट, सो उसकी एलिजिबिलिटी नहीं है यहाँ पर रिवॉर्ड मांगने की। तो कोर्ट में फाइनल जजमेंट ये आया कि लालमन इज नॉट एलिजिबल टू रिसीव एनी टाइप ऑफ रिवॉर्ड विच इज डिक्लेयर्ड बाय गौरी दत्त। तो ये केस का कंक्लूजन है। नेक्स्ट टॉपिक इज लैप्स ऑफ ऑफर। सो लैप्स ऑफ ऑफर का मतलब होता है कि ऑफर कौन से वे से खत्म होता है। सो ये आता है सेक्शन 6 के अंदर। सो हम लोग देखते हैं कि ऑफर कौन से वे से कंप्लीट हो जाता है या खत्म हो जाता है। सो इट इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम इफ एनी, और आफ्टर द रीजनेबल टाइम इफ नन इज स्पेसिफाइड। अगर समझो मुझे मेरा कोई प्रॉपर्टी सेल आउट करना है, तो मैंने सामने वाले को ऑफर किया कि आर यू इंटरेस्टेड टू परचेज दिस प्रॉपर्टी, जो भी आंसर है आई वॉन्ट योर आंसर विद इन 10 days। सो ये ऑफर कितने टाइम के लिए अवेलेबल है? 10 दिन। 10 दिन के अंदर अगर उसने मुझे कोई भी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन कुछ नहीं बोला, तो उसके लिए मतलब 10 दिन के बाद फिर मैंने अगर किसी और को प्रॉपर्टी बेच दिया तो वो राइट है, क्योंकि जिसको पहले ऑफर दिया था उसको एक टाइम लिमिट स्पेसिफाई किया था। अगर उसने वो टाइम के अंदर आंसर नहीं दिया तो ऑब्वियसली वो पर्सन के लिए ऑफर क्या हो गया? लैप्स हो गया, मतलब खत्म हो गया। ठीक है। सो देखो, जनरली अगर टाइम मेंशन किया जाता है तो वो टाइम लिमिट के हिसाब से ऑफर के रूल्स चलेंगे। लेकिन अगर टाइम लिमिट मेंशन नहीं किया है तो वहां पे लिखा है रीजनेबल टाइम, मतलब वो ऑफर रीजनेबल टाइम के अंदर लैप्स हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनेबल टाइम? सो रीजनेबल टाइम का टाइप का मतलब होता है कि अगर सपोज मैंने किसी को ऑफर किया और मैंने कुछ उसको टाइम लिमिट नहीं बोला, जैसे मैंने उसको बोला कि आई वांट टू सेल दिस प्रॉपर्टी टू यू, ठीक है, जो भी होगा आंसर आप मुझे बता देना। अभी देखो, कोई टाइम लिमिट नहीं बोली है, पहले में मैंने टाइम लिमिट बताई थी, यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं बोला। तो सामने वाला कितने टाइम के अंदर मुझे एक्सेप्टेंस बताएगा? वो 10 दिन भी हो सकता है, 20 दिन हो सकता है, 3 महीना हो सकता है, 6 महीना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो हो सकता है मुझे सडनली 1 साल बाद आके बोले कि आपने याद है 1 साल पहले ऑफर किया था, अभी मुझे खरीदने में इंटरेस्ट है, तो मैं थोड़ी बेचेगा फिर, और तब तक तो मैं रुका भी नहीं होगा, शायद मैंने किसी और को बेच भी दिया होगा, बराबर। तो जनरली प्रॉब्लम ये होता है कि टाइम लिमिट मेंशन नहीं होता है, तो टाइम लिमिट रीजनेबल टाइम काउंट किया जाता है। तो रीजनेबल टाइम मतलब कितना टाइम? अब वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गुड्स के ऊपर। अगर पेरिशेबल है, मतलब जो जल्दी से खराब हो सकता है, जिसकी लाइफ कम है, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, तो ऐसे गुड्स का जो एक्सेप्टेंस होगा या आंसर होगा वो बहुत जल्दी आना चाहिए, क्योंकि ऑफर जल्दी लैप्स हो जाएगा बिकॉज गुड्स ही खराब हो जाएगा। लेकिन अगर गुड्स ही ऐसा है जो नॉन पेरिशेबल नेचर का है, मतलब जिसकी लाइफ ज्यादा है, तो वो 3 महीना 6 महीना तक भी ऑफर हो सकता है। तो स्ट्रिक्टली ये डिपेंड करेगा गुड्स के टाइप के ऊपर, ठीक है। अगर गुड्स का टाइप पेरिशेबल है तो टाइम लिमिट कम, नॉन पेरिशेबल है तो टाइम लिमिट ज्यादा। देन it is not accepted in the mode prescribed, or if no mode is prescribed,
इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। जैसे अगर समझो सामने वाले ने मैंने जब ऑफर किया था ना, तो सामने वाले को मैंने ऐसा बोला था कि वॉट एवर इज योर आंसर, मतलब एक्सेप्टेंस अगर तू करता है तो मुझे आंसर ईमेल के थ्रू चाहिए। लेकिन उसने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा कि यस मैं आपकी ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो भी उसके लिए वो ऑफर लैप्स हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने जो प्रिस्क्राइब मोड बोला था वो प्रिस्क्राइब मोड में आंसर नहीं आया। हाँ, अगर कोई मोड प्रिस्क्राइब नहीं किया है तो सामने वाले को पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कम्युनिकेशन जब मैं उसको करूंगा तो वो पर्सन उस वो कम्युनिकेशन उसके तक पहुंचेगा कि नहीं। जैसे समझो मेरा मैं है ना एकदम सादा वाला फोन यूज करता हूँ जिसमें प्ले स्टोर ये वो कुछ भी नहीं है, ना मेरा कभी ईमेल आईडी मैंने जिंदगी में बनाया। सामने वाले ने मुझे ऐसा बोला कि मैंने है ना आपके नंबर पे व्हाट्सएप या तो आपके ईमेल आईडी पे ईमेल किया है। बोला मैं व्हाट्सएप पे है ही नहीं और मेरा ईमेल आईडी है ही नहीं, तो तूने मैसेज किसको किया? तो कहता है नहीं आपका नंबर मतलब मैंने मैसेज डाल दिया था। तो मैं बोलूंगा कि जब मेरे पास ये एक्सेस है ही नहीं तो तू इन्फॉर्मेशन मुझे भेज ही नहीं सकता है। ठीक है। सो सामने वाला जब एक्सेप्टेंस करेगा ना तो उसको ये देखना है कि पर्सन के पास कौन सी फैसिलिटीज कौन सी एक्सेस करने के लिए चीजें हैं। अकॉर्डिंगली आप इंफॉर्मेशन भेजो, अकॉर्डिंगली आप एक्सेप्टेंस भेजो। जैसा अगर आप टेक्स्ट मैसेज भेजोगे तो मुझे आएगा, लेकिन अगर आप व्हाट्सएप करोगे तो नहीं आएगा। आप ईमेल डालोगे तो ईमेल आईडी पता नहीं मेरा तो है ही नहीं, तो उसने कौन से ईमेल पे किया, तो ये सब ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाता है। देन the offeree rejects it by distinct refusal to accept it। अगर मैंने किसी को ऑफर किया कि आई एम इंटरेस्टेड टू सेल, सामने वाले ने मुंह पे मार ना बोल दिया आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो मेरे लिए वो ऑफर उधर ही खत्म हो गया। देन ईदर द ऑफर और ऑफर डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस। मैंने ऑफर किया था प्रॉपर्टी बेचने के लिए, सामने वाला हाँ बोले उसके पहले मर गया, ऑफर लैप्स। या सामने वाला हाँ बोले उसके पहले मेरी डेथ हो गई, मतलब ऑफरर की डेथ हो गई, तो भी ऑफर लैप्स। देन द एक्सेप्टर फेल्स टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एन एक्सेप्टेंस। मतलब जब भी जो भी कंडीशंस मैंने बताई थी कि अगर एक्सेप्टेंस करोगे तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है। सामने वाला एक्सेप्टेंस करेगा तो वो टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल होनी ही चाहिए, वो भी एज इट इज, वो भी मैंने जितनी बताई है उतनी। अगर उसमें से एक भी टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप मॉडिफाई करोगे तो वो काउंटर ऑफर हो जाएगा, और काउंटर ऑफर इज ऑलवेज रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है कि काउंटर ऑफर हमेशा रिजेक्शन काउंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट हम लोग ने जैसे देखा था कि बहुत अलग है। एग्रीमेंट के अंदर मैं एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ ऐड करता हूं तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को आप कोर्ट में एनफोर्सेबल बना सकते हो, लेकिन एग्रीमेंट को आप कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं बना सकते, स्पेशली ये दो तो कभी नहीं। सोशल एग्रीमेंट, अगर मैंने किसी को प्रॉमिस किया कि आई विल गिव यू अ ट्रीट, ठीक है, मैं पार्टी देगा आपको, लंच या डिनर पे लेके जाऊंगा। सामने वाले ने बोला ठीक है काम करो, 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे लिख के दो। मैंने 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया, मैंने साइन किया, ऑफरी ने साइन किया, दो विटनेसेस ने साइन किया, सब कुछ किया है। अब अपने प्रॉमिस से अगर मैं टर्न हो जाता हूँ कि नहीं मैं ये परफॉर्म नहीं करूंगा, तो स्टैम्प पेपर पे भले लिखा है बट वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, बिकॉज ये सोशल एग्रीमेंट है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर ऐसे सब एग्रीमेंट्स बनने लगे तो सोचो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये पार्टी नहीं दिया, इसे मेरे को मूवी नहीं दिखाया, इसे मेरे को बर्थडे पे गिफ्ट नहीं दिया, प्रॉमिस किया था, ये सब केसेस कोर्ट में चालू हो जाएंगे जो यूजलेस है। बिकॉज कोर्ट के पास और भी बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है, ये सब कोर्ट मतलब ये सारे कोर्ट ये सब फालतू के एग्रीमेंट्स के अंदर टाइम पास नहीं करेगा। एंड डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, अगर सपोज मैं अपनी वाइफ को ऐसा बोलता हूँ कि आई विल गिव यू 20,000 रुपीज पर मंथ एज अ पॉकेट मनी, जो मैंने कुछ महीने दिया, बाद में मैंने ना बोल दिया। अब देखो हम लोग के बीच में एक ओरल एग्रीमेंट हुआ है, अगर ये मैडम कोर्ट में गई और मेरे पे केस किया, इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकॉज इट इज अ डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस, कि जैसे हम लोग ने पढ़ा था रूल्स रिगार्डिंग ऑफर था तो वो ऑफरर के लिए था, वैसे रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस आता है जो ऑफर री के लिए आता है।
तो ऑफरी को क्या क्या रूल्स ध्यान में रखने हैं? तो उसके लिए फर्स्ट रूल है, वो एक्सेप्टेंस करेगा तो या तो वो भी स्पोकन वर्ड्स के थ्रू कर सकता है, या तो रिटन फॉर्म में कर सकता है, या इम्प्लाइड बाय एक्ट, मतलब कोई एक्ट करके भी वो दिखा सकता है कि हाँ उसने ऑफर को एक्सेप्ट किया है। देन सेकेंड, सेम अगर कोई पर्टिकुलर मेथड मैंने उसको बुलाया तो आंसर वही मेथड में आना चाहिए। मैंने बोला था आंसर ईमेल में आना चाहिए, तो आंसर ईमेल में ही आना चाहिए, अदरवाइज वो ऑफर लैप्स हो जाएगा और एक्सेप्टेंस भी किया होगा कोई दूसरे मोड में तो भी उसकी कोई वैलिडिटी काउंट नहीं होगी। देन acceptance must be unqualified and absolute and must correspond with all the terms of the offer। मैंने अगर ऑफर किया साथ में मैंने तीन कंडीशन रखी, तो एक्सेप्टेंस सामने वाला जब करेगा तो वो एज इट इज तीन कंडीशन को एक्सेप्ट करेगा। अनक्वालिफाइड एंड एब्सोल्यूट मतलब उसमें कोई मॉडिफिकेशन, कोई चेंजेस, उसमें कोई अपने हिसाब से चेंजेस कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने किया, सामने वाला ऐसा बोलता है दो कंडीशन मेरे को चलेगा लेकिन एक में मुझे ना ऐसा चाहिए, तो आप क्या कर रहे हो, आप काउंटर ऑफर दे रहे हो मुझे, एंड काउंटर ऑफर इज रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। देन वही पॉइंट आ गया, काउंटर ऑफर इज रिजेक्शन ऑफ एन ओरिजिनल ऑफर, एंड acceptance must be communicated to the offerer for acceptance is complete the moment it is communicated। जैसे देखो हम लोग ने एक पॉइंट पढ़ा था ऑफर के अंदर, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी ओनली। यहाँ पे सेम ऑफर ही जब एक्सेप्टेंस करेगा तो इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरर ओनली। तो दोनों के लिए देखो रूल्स ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं। ऑफर जब किया जाएगा ऑफरर से तो वो ऑफरी को ही कम्युनिकेट होना चाहिए, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्योंकि बीच में अगर कोई आया तो कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो सकता है। और ऑफरी अगर कम्युनिकेट करता है एक्सेप्टेंस के बारे में तो वो हमेशा ऑफरर को डायरेक्टली बोलेगा विदाउट एनी मिडलमैन, ताकि वो कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। देन mere silence on the part of the offeree does not amount to acceptance। अगर सामने वाले को मैंने जब ऑफर किया वो साइलेंट है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, साइलेंस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन एक्सेप्टेंस, ये इम्प्लाइड नहीं होता है। देन स्माइल कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन एक्सेप्टेंस, अगर मैंने सामने वाले को जब ऑफर किया तो वो स्माइल कर रहा है, करेक्ट, तो हंसी तो फंसी वाला रूल इधर नहीं चलता है। यहाँ पे रूल ये है कि जब भी एक्सेप्टेंस होगा तो वो प्रॉपरली कम्युनिकेट होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से एक्सेप्टेंस होना चाहिए। स्माइल, साइलेंस, ये सब एक्सेप्टेंस काउंट नहीं होता है। अभी जो हम लोग ने पढ़ा वो था रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस के जो रूल्स थे वो सारे के सारे, जो भी कंडीशन सब लिखी थी वो सब प्रॉपर एक्सेप्टेंस के टाइम पे होना चाहिए। अभी एक्सेप्टेंस के रूल के ऊपर ही एक केस है, एंड नेम ऑफ द केस इज कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ये पूरा केस है ना एक्सेप्टेंस के ऊपर चलता है। तो पहले हम लोग केस देखते हैं कि केस है क्या। So company advertise that their medicine will prevent flu if it is consumed as per a proper direction। कि अगर कंपनी की मेडिसिन जो है जो फ्लू के लिए उन लोग ने बनाई है, अगर वो कंपनी के प्रॉपर डायरेक्शन के हिसाब से लोगे ना, तो जैसे वैक्सीनेशन कैसे होता है 1 साल तक आपको वो बीमारी नहीं होती है, सेम वैसे आपको पर्टिकुलर ईयर तक फ्लू नहीं होगा, इसकी गारंटी दी थी कंपनी ने। और कंपनी ने इस चीज का एडवर्टाइजमेंट किया था, और कंपनी ने साथ में ये भी बोला अदरवाइज कंपनी विल पे रिवॉर्ड ऑफ 100 यूरो, सॉरी 100 पाउंड, कि 100 पाउंड का रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। इन व्हाट सिचुएशन, कि अगर सपोज आपने प्रॉपर डायरेक्शन के हिसाब से मेडिसिन लिया भी और अगर फिर भी आपको वो मेडिसिन की वजह से फिर भी अगर आपको फ्लू होता है, मतलब मेडिसिन इफेक्टिव नहीं हुआ और अगर आपको फ्लू हो गया, तो कंपनी आपको 100 पाउंड रिवॉर्ड में देगी। ये उन्होंने एक न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट दिया था। सो कार्लिल कंज्यूम, कार्लिल एक लेडी थी, उसने ये कंज्यूम किया मेडिसिन, वो भी एज पर डायरेक्शन ऑफ द कंपनी। कंपनी ने जैसे डोज लेने बोला था वैसे अकॉर्डिंगली उतनी क्वांटिटी में उसने प्रॉपर मेडिसिन कंज्यूम भी किया, बट स्टिल शी सफर्ड फ्रॉम फ्लू एंड देयरफॉर शी डिमांडेड रिवॉर्ड। मेडिसिन तो ले लिया लेकिन मेडिसिन लेने के बाद भी ये मैडम को फ्लू हो गया, तो ये मैडम ने जाके
कंपनी को बोला कि मुझे रिवॉर्ड चाहिए, ठीक है। कंपनी क्या बोलता है, देखो, कंपनी स्टेटेड दैट देयर वाज नो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम कार्लिल। देखो, कंपनी ने क्या बोला, रूल क्या है कि एक्सेप्टेंस जब होता है तो एक्सेप्टेंस सामने वाला पार्टी कम्युनिकेट करेगा टू ऑफरर, ये रूल है। यहाँ पे कंपनी, हम लोग ऑफरर है, कार्लिल ऑफरी है, तो उसने जब एक्सेप्टेंस किया तो उसको कम्युनिकेट करना चाहिए था ऑफरर को, जो उसने किया ही नहीं, तो हम लोग के लिए एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं है। एंड देयर इज नो एक्सेप्टेंस, देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी कंपनसेशन और एनी रिवॉर्ड, सो हम लोग पैसा नहीं देंगे। ये सब स्टेटमेंट कंपनी ने कार्लिल को बोला तो कार्लिल ने केस कर दिया उसके ऊपर कि रिवॉर्ड तो चाहिए, $100, सॉरी £100, वो तो मेरे को मिलना ही चाहिए, बिकॉज मैंने कंज्यूम किया, इट इज वन टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस। अब ये डिस्प्यूट गया कोर्ट में, कोर्ट का उसका डिसीजन देखो क्या आया। सो कोर्ट स्टेटेड दैट Carlyle is eligible to receive reward because consuming medicine is itself acceptance and it falls under implied acceptance। देखो, एक्सेप्टेंस ओरल हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, लेकिन बाय एक्ट भी होता है ना, तो यहाँ पे मेडिसिन कंज्यूम करना ये भी एक इम्प्लाइड एक्शन हो गया, और ऑब्वियसली पर्सन को फिर कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो यहाँ पे केस कार्लिल जीत गई थी, और कंपनी ने जो भी कंपनसेशन या जो भी रिवॉर्ड रखा था, £100, वो उनको कंपनसेशन में रिवॉर्ड के नाम पे कार्लिल को देना पड़ा। तो ये केस था जो एक्सेप्टेंस के ऊपर है। अभी तक देखो हम लोग ने दो केस डिस्कस किए हैं। एक फर्स्ट केस था हमारा लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, और दूसरा केस हम लोग ने पढ़ा कार्लिल वर्सेस कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी, ठीक है। ये मेडिसिन से रिलेटेड केस था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैपेसिटी टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे पूरा लिस्ट है कि कौन पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और कौन पर्सन एक्सक्लूड करके रखा है, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते। सो वो हम लोग देखते हैं वन बाय वन। सबसे फर्स्ट है माइनर कैन नॉट परफॉर्म और माइनर कैन नॉट फॉर्म एनी कॉन्ट्रैक्ट। माइनर अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो पेरेंट्स या गार्डियन के थ्रू करेगा, वो डायरेक्टली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है और ना कर सकता है, बिकॉज माइनर कॉन्ट्रैक्ट विल बी ट्रीटेड एज वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है माइनर कॉन्ट्रैक्ट विल बी इनवैलिड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। वॉइड एब इनिशियो का मतलब इनवैलिड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। माइनर के साथ तुम लोग कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। देन आता है मैरिड वुमन। अभी क्वेश्चन ये आता है कि मैरिड वुमन वो तो एक नॉर्मल फिट एंड फाइन पर्सन है, तो उसको यहाँ पे डाला क्यों है, यहाँ पे पॉइंट मेंशन करने की जरूरत क्यों है, स्पेशली मैरिड वुमन। देखो, प्रॉब्लम कैसा है, अगर कोई मैरिड वुमन कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कॉन्ट्रैक्ट में अगर जो भी उसके प्रोमिसेस है जो उसको परफॉर्म करने हैं, अगर वो परफॉर्म नहीं करती है तो क्या लायबिलिटी पास ऑन होता है हस्बैंड के ऊपर या नहीं, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। इसके लिए यहाँ पे स्पेशली कैटेगरी मेंशन की गई है मैरिड वुमन, ठीक है। तो देखो लिखा क्या है, मैरिड वुमन कैन पार्टिसिपेट इन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द लायबिलिटीज एंड हस्बैंड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। अगर मैरिड वुमन अपनी कैपेसिटी के अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करती है तो सारे के सारे राइट्स, सारी की सारी लायबिलिटीज, ये सब कुछ मैरिड वुमन की ही है, और किसी के ऊपर वो लायबिलिटी पास ऑन नहीं हो सकती है, ना हस्बैंड के ऊपर ना कोई और भी पर्सन के ऊपर। क्योंकि मैरिड वुमन भले ही वो मैरिड है तो हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैरिड वुमन अगर अपने कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी में कोई भी प्रोमिस करती है तो फिर वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, अगर हस्बैंड गारंटर बनता है कि अगर मेरी वाइफ परफॉर्म नहीं करेगी तो मैं परफॉर्म करूंगा, तो ठीक है, इन दैट सिचुएशन हस्बैंड विल बी रिस्पॉन्सिबल, बट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हस्बैंड कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज, आप एक रूल याद रखना, देयर इज वन कंसेप्ट ऑफ पर्दा निशिन वुमन, ठीक है। पर्दा निशिन वुमन का मतलब होता है जो फीमेल बुरखे में है वो,
देखो, ये बुर्का वाला कंसेप्ट मुस्लिम लॉ के हिसाब से चलता है, ठीक है। अभी ये पर्दा नेशन वुमेन के अंदर रूल क्या है वो सुन लो आप, कि अगर कोई फीमेल बुरखे में है, सो ऐसा माना जाता है कि शी इज अंडर कंट्रोल ऑफ हर हस्बैंड। सो अगर पर्दा नेशन वुमन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में अपने प्रोमिस ब्रेक करती है, तो हस्बैंड की लायबिलिटी है। फिर भले हस्बैंड का कंसेंट हो या ना हो, हस्बैंड गारंटर हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये खाली अलग कंसेप्ट हो जाता है पर्दानिशिन वुमन के सिचुएशन के अंदर। बाकी जनरल सिनारियो में मैरिड वुमन ही रिस्पॉन्सिबल है। देन थर्ड, इंसॉल्वेंट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। कि कोई भी पर्सन अगर इंसॉल्वेंट है, जो डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट होता है, मैं अगर आज बोलता हूँ कि मैं इंसॉल्वेंट हूँ, दुनिया मान नहीं लेगी। इंसॉल्वेंट के लिए आपको कोर्ट से इंसॉल्वेंसी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो आप कोर्ट में पहले एप्लीकेशन डालोगे कि डिक्लेयर मी एज एन इंसॉल्वेंट, फिर कोर्ट आपको डिक्लेयर करेगा इंसॉल्वेंट। जिस दिन आप डिक्लेयर हुए, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम you are not eligible to perform any type of contract, or you cannot take part, or you cannot initiate any type of contract. Then अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड मतलब पागल। पागल कोई भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकते, बिकॉज उनको टर्म्स कंडीशन कुछ समझेगा ही नहीं, उनकी मेंटल कैपेसिटी की चीज वो बाहर है। सो अनसाउंड माइंड कभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन उसमें देखो, अगर मैं बोलता हूँ इडियट, सो इडियट का मतलब होता है अनसाउंड माइंड बाय बर्थ। तो इडियट कभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकता है। लेकिन दूसरा वर्ड होता है ल्यूनाटिक। देखो, अल्टीमेटली इडियट भी पागल ही है, ल्यूनाटिक भी पागल ही है, लेकिन पागल में भी दो टाइप हो गए। सो आप अगर इडियट बोलते हो तो समझो कि जो बाय बर्थ कुछ डेफिशिएंसी की वजह से कोई पर्सन जो पैदा हुआ, कोई बच्चा जब पैदा हुआ, तो मेंटली चैलेंज है बाय बर्थ। होते ना ऐसे हैंडीकैप बच्चे, ठीक है, स्पेशल स्पेशल चाइल्ड। सो वो लोग कभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं ल्यूनाटिक बोलता हूँ, तो वो अनसाउंड ड्यूरिंग सर्टेन सिचुएशन, कि जैसे कुछ लोग कभी भी कुछ मेमोराइज ऐसे हो जाता है, पास्ट में कुछ बुरा चीज हुआ रहेगा तो वो याद आता है, तब वो पागल हो जाते हैं। बाकी सिचुएशन में वो नॉर्मल होता है, ठीक है। तो वो जब नॉर्मल सिचुएशन में है, तब आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर वो अनसाउंड माइंड सिचुएशन के अंदर है, तो वो टाइम पे आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे देखो, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें एक पागल था, जिसके ऊपर एक डॉक्टर ने आर्टिकल लिखा था कि वो पागल था ना, वो सनसेट के बाद अपनी मेंटल कैपेसिटी खो देता था। उसका रीजन ये था कि उसके साथ इवनिंग के टाइम पे कुछ नेगेटिव एक्ट हुए थे जो उसको मेंटली बहुत हार्म कर गए। तो जैसे ही अंधेरा होता है ना, उसको बहुत डर लगता है और वो अपनी मेंटल कैपेसिटी खो देता है। तो वो बन गया ल्यूनाटिक, और वो वैसा रहेगा टिल मॉर्निंग सनराइज तक। जैसे ही सनराइज होगा ना, वो वापस अपनी नॉर्मल सिचुएशन में आ जाता है और एकदम साउंड बन जाता है, एकदम नॉर्मल इंसान बन जाता है, ठीक है। सो वो टाइम पे वो साउंड होने के बाद आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन जब तक वो अनसाउंड माइंड सिचुएशन में है, तब तक आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। देन कंपनी कैन परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम। कोई भी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, कोई भी टाइप की कंपनी ले लो, गवर्नमेंट कंपनी जो भी है, वो सारी की सारी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट कर सकती है। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के खुद के नाम से चलेगा, डायरेक्टर, शेयर होल्डर उनके नाम से नहीं बनेगा। देन पार्टनरशिप, अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म है जिनको कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो पार्टनरशिप फर्म कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हैं, बट थ्रू देयर पार्टनर्स ओनली, क्योंकि सिग्नेचर अथॉरिटी पार्टनर्स के हाथ में ही होती है। देन यहाँ पे सेवेंथ पॉइंट में आपको देखो एक वर्ड दिखता रहेगा, एलियन एनिमी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलियन एनिमी? एलियन एनिमी का मतलब होता है एनी पर्सन हु इज सिटीजन ऑफ एनी कंट्री अदर देन इंडिया। मतलब अपने इंडिया के सिटीजन को छोड़ के जो भी बाहर की कंट्री के जो सिटीजन है, और बाहर की कंट्री के जो भी लोग हैं, वो मेरे लिए सब है एलियन एनिमी। करेक्ट। अभी देखो,
तो मैं कोई पर्सन के साथ जो आउट ऑफ इंडिया में रहता है, जो इंडियन नहीं है, समझो या तो वो अमेरिकन है या रशियन है या पाकिस्तानी है, तो मैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ क्या? ठीक है, देखो, मैंने अमेरिकन बोला तब तक आपको लग रहा था हाँ कर सकते हैं, मैंने रशियन बोला तब तक लग रहा था आपको कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने पाकिस्तानी बोला ना, कुछ लोगों के अंदर आ गया नहीं नहीं इसके साथ नहीं कर सकते। देखो, ऐसा नहीं है, रूल ये है कि आप इंडियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बिंदास कर सकते हो। सो आई कैन परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट विद यूएसए सिटीजन, आई कैन परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट विद रशियन सिटीजन, आई कैन परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट विद पाकिस्तान सिटीजन। मैं बिंदास कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में एक रूल है कि अगर वो कंट्री के बीच में वॉर हुआ तो जितने दिन वॉर चलेगा उतने दिन कॉन्ट्रैक्ट काउंट होगा इनवैलिड। तो समझो अगर आज मैंने पाकिस्तान की कोई भी से पाकिस्तान का कोई भी सिटीजन है जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, करंटली देर इज नो वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो आज कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी 100% है। लेकिन अगर सपोज 10 दिन बाद वॉर चालू हो गया और वो वॉर चला 5 दिन, तो वो 5 दिन कॉन्ट्रैक्ट विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड, क्योंकि वो कंट्री के बीच में वॉर है। ठीक है, अदरवाइज आप बिंदास एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकते हो। देन अ पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, अगर कोई भी कोर्ट ने कोई भी पर्सन को डिस्क्वालिफाई कर दिया है कि ये पर्सन इतने टाइम तक या लाइफ टाइम तक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करेगा, तो आपको बैन किसने किया है? कोर्ट ने किया है। देन यू कैन नॉट परफॉर्म एनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देन ड्रंकर्स, देखो बेवड़े बेवड़े लोग भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकते हैं, बट वो तभी कर सकते हैं जब वो लोग अपनी साउंड सिचुएशन में है तब। अगर वो अनसाउंड माइंड सिचुएशन में, मतलब ड्रिंक किया है, अंडर इन्फ्लुएंस हो गए हैं, उनको खुद पता नहीं है कि क्या हो रहा है, वो टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। एंड लास्ट पॉइंट आता है फॉरेन एम्बेसडर्स। फॉरेन एम्बेसडर्स बोल सकते हो, फॉरेन डिप्लोमेट्स बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, इट्स वन इन सेम थिंग। फॉरेन एम्बेसडर्स का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज कोई भी फॉरेन कंट्री का गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में घूमने आया, जैसे समझो डोनाल्ड ट्रंप जब इंडिया आया था तो अपने साथ काफी सारे वहाँ की गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को भी यहाँ पे लेके आया था। हो सकता है मैं उसमें से किसी फॉरेन एम्बेसडर्स के साथ, जो फॉरेन डेलीगेट्स है जो लोग इंडिया आए हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है क्या? सो आंसर इज यस। लेकिन देखो लिखा क्या है, फॉरेन एम्बेसडर्स कैन परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट बट देयर लिमिट्स विल बी डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। उनकी कंट्री ने उनको जितना अथॉरिटी दिया है ना कि हम लोग इंडिया जा रहे हैं, तो इंडिया में आप इतने इतने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, लाइक यू कैन परचेज एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, यू कैन परचेज एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सब आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको अलाउंस दिया है, तो अलाउंस दिया है तो वो लोग वो चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट बिंदास कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी है जो उनकी गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वो लोग परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैपेसिटी टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे देखो हर कैटेगरी के बारे में लिखा गया है कि कौन कॉन्ट्रैक्ट कौन सी सिचुएशन में कर सकता है और कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट जाते हैं हम लोग कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब मैंने बताया था, समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यू। क्विड प्रो क्यू का मतलब पता है कंसिडरेशन। जैसे अगर मैंने गाड़ी बेचा, सामने वाले ने मुझे पैसा दिया, सो मेरे लिए कंसिडरेशन, मेरे लिए रिटर्न में क्या आया? पैसा। सामने वाले के लिए कंसिडरेशन क्या आया? कार। तो देखो दोनों पार्टी के लिए कोई ना कोई कंसिडरेशन है। ये एग्जाम्पल आपको याद होगा, इसके लिए पैसा था, इसके लिए गाड़ी था, जो हम लोग ने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में डिस्कस किया था। ठीक है, ये वही है कंसिडरेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड रूल्स, रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन। सो रूल्स क्या है? सेक्शन 2D of the Act begins with the statement that consideration must move at the desire or request of the promisor। कि देखो जब मैं गाड़ी बेच रहा हूँ ना, तो गाड़ी मैंने बोला कि मैं 1 लाख में बेचना हूँ, सामने वाले ने बोला नहीं 80 बराबर है, बोला ठीक है चलो 80। 80 पे डन करने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ, फिर हम लोग कंसिडरेशन पे जाएंगे। तो जब तक प्रॉमिसर ऑफरर इनिशिएटिव नहीं लेगा, स्टार्ट नहीं करेगा,
तब तक कंसिडरेशन आएगा ही नहीं, करेक्ट। देन दूसरा, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। देखो, ये तुम लोग का ही एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज तुम लोग ने क्लासेस ज्वाइन किया, सो क्लासेस का फीस है सपोज 20,000 रुपीज। तुम लोग ने 5,000 ऑलरेडी पे किया हुआ है, बराबर। 15,000 बैलेंस है। सो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन स्टूडेंट एंड क्लासेस। स्टूडेंट और कोचिंग क्लासेस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। सो कंसिडरेशन स्टूडेंट के लिए क्या है? नॉलेज मिल रहा है, सर्विसेज मिल रही है, करेक्ट। क्लासेस के लिए कंसिडरेशन क्या है? पैसा। तो देखो, दोनों पार्टी के लिए कंसिडरेशन है। सो एक कोचिंग क्लासेस हो गया, एक स्टूडेंट हो गया। अभी जरूरी नहीं है कि दोनों पार्टी एक दूसरे को ही कंसिडरेशन दे। कंसिडरेशन थर्ड पार्टी के थ्रू भी जा सकता है। जैसे सिंपल एग्जांपल, फीस तुम लोग जाके क्लासेस में भर रहे हो, ठीक है, तो तुम लोग पार्टी हो तो वो वैलिड है। लेकिन अगर सपोज तुम लोग के पेरेंट्स एक दिन क्लास में चले गए और उन्होंने बोला कि ये मेरा बच्चे का नाम है, उसका फीस कितना पेंडिंग है बताओ। उन्होंने बोला कि 10,000 पेंडिंग है, और उन्होंने 10,000 भर दिया, बराबर। तो उन्होंने पे किया। देखो, फर्स्ट पार्टी क्लासेस, सेकेंड पार्टी स्टूडेंट, थर्ड पार्टी पेरेंट्स। तो पैसा कौन दे रहा है? थर्ड पार्टी। तो क्लासेस अभी ऐसा बोलेगा क्या कि ठीक है, अभी आपने फीस भरा ना, अभी लेक्चर आप बैठोगे, आपका बच्चा नहीं बैठेगा। नहीं, वो पे किसके लिए किया जा रहा है? वो स्टूडेंट के लिए ही पे किया जा रहा है। तो कंसिडरेशन थर्ड पार्टी से आ सकता है, ठीक है। देन मस्ट बी लॉफुल इन नेचर। मस्ट बी लॉफुल इन नेचर का मतलब देखो, गाड़ी बेचना लीगल है, हाँ। उसके सामने पैसा लेना लीगल है, हाँ। तो ये दोनों ट्रांजैक्शन, दोनों कंसिडरेशन लॉफुल है। लेकिन अगर सपोज तुम लोग कोचिंग क्लास में फीस भर रहे हो और तुम लोग को बॉम्ब बनाना सिखा रहे हैं, तुम लोग का कंसिडरेशन लीगल है, लेकिन वहां से जो कंसिडरेशन आ रहा है वो इलीगल है, ये नहीं चलेगा। कंसिडरेशन दोनों पार्टी के लिए लीगल होने चाहिए। मस्ट हैव वैलिडिटी, ठीक है। मस्ट हैव वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि आज सपोज तुम लोग ने क्लासेस में जाके पूछा फीस कितना है, तो क्लासेस वालों ने बोला कि 20,000। तुम लोग ने बोला ठीक है, काम करते हैं, मैं 30 देगा। तो क्लासेस वाला ना बोलेगा क्या कभी? नहीं, ठीक है 30 पे कर दो। तुम लोग की डैड या मॉम जो भी एक दिन गए क्लास में और फीस भरा, और फीस भरने के टाइम पे ना 30,000 पे किया कैश, लेकिन 30,000 में जो भी नोट दी ना, वो 1,000 की पुरानी नोट दी। सो टेल मी वन थिंग, वो कंसिडरेशन का आज वैल्यू क्या है? जीरो, बराबर। तो ये कंसिडरेशन नहीं चलेगा। सो कंसिडरेशन की वैलिडिटी भी होनी चाहिए करंटली लॉ के हिसाब से। एंड लास्ट इज नीड नॉट बी एन एडिक्वेट। जरूरी नहीं है कंसिडरेशन एडिक्वेट ही हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था वो कार वाले में, कि अगर गाड़ी मुझे 10 रुपए में भी बेचना है वो मेरी चॉइस है, गाड़ी मुझे 100 रुपए में बेचना है वो मेरी चॉइस है। इट्स नॉट नेसेसरी कि गाड़ी की वैल्यू तो 1 लाख है, कोई 100 रुपए में कैसे बेच रहा है, वो मेरी चॉइस है। मुझे जैसे बेचना है, मुझे जो वैल्यू में बेचना है, मैं अकॉर्डिंगली बेच सकता हूँ। कोई मुझे ये क्वेश्चन नहीं कर सकता है कि कंसिडरेशन इतना कम क्यों है, करेक्ट। तो ये 5 रूल्स है जो कंसिडरेशन से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन, कि कंसिडरेशन कितने टाइप के होते हैं। सो कंसिडरेशन होते हैं 3 टाइप के, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये 3 टाइप के कंसिडरेशन होते हैं। पास्ट मतलब, मैं सबके एग्जांपल्स भी आपको दे देता हूँ तो आपको समझ जाएगा। जैसे एग्जांपल्स है, पास्ट कंसिडरेशन का मतलब होता है पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। तुम लोग ने पूरा महीना इलेक्ट्रिसिटी यूज किया, फिर तुम लोग ने बिल भरा। तो तुम लोग जो बिल भर रहे हो वो फ्यूचर ट्रांजेक्शन का भर रहे हो, करंट ट्रांजेक्शन का भर रहे हो, या पास्ट ट्रांजेक्शन का भर रहे हो? तुम लोग पास्ट ट्रांजेक्शन का भर रहे हो। तो वो पास्ट ट्रांजेक्शन का पे किया जाता है जब, तो उसको बोला जाता है पास्ट कंसिडरेशन। दूसरा होता है प्रेजेंट कंसिडरेशन। प्रेजेंट कंसिडरेशन का मतलब होता है ऑन द स्पॉट सब कुछ एक्सचेंज करना। तुम लोग फ्रूट लेने गए, फ्रूट का पैसा दिया, फ्रूट लेके आ गए, प्रेजेंट कंसिडरेशन, सब कुछ ऑन द स्पॉट हुआ। और तीसरा होता है फ्यूचर कंसिडरेशन, एडवांस बुकिंग ऑफ मूवी। तुम लोग आज मूवी टिकट बुक कर रहे हो एडवांस में, लेकिन 2 दिन के बाद मूवी देखने जाने वाले हो, वो एडवांस बुकिंग हो गया, वो हो गया मेरा फ्यूचर कंसिडरेशन। तो देखो 3 टाइप के कंसिडरेशन है, पास्ट,
प्रेजेंट, फ्यूचर। हाँ, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं कंसिडरेशन के। एक्सेप्शनल केसेस क्या है, जैसे हम लोग देखते हैं गिफ्ट, एक ही पार्टी के लिए कंसिडरेशन है, दूसरे के लिए नहीं है। तुम लोग के मॉम डैड ने अगर तुम लोग को गिफ्ट दिया बर्थडे पे, सो व्हाट इज द कंसिडरेशन फॉर यू, जो भी गिफ्ट मिला वो, बट व्हाट इज द कंसिडरेशन फॉर दैट पार्टी, मतलब पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं। तो कंसिडरेशन वन पार्टी के लिए है, तो वो वैलिड है। गिफ्ट में लोग मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी सब कुछ देते हैं। दूसरा, वॉलंटरी एक्ट। वॉलंटरी एक्ट का मतलब होता है अगर मैं वॉलंटरी सर्विसेज किसी को कुछ दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं सामने से एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वॉलंटरी सर्विस है। सामने मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। देन एक्सप्रेस आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। देखो, गिफ्ट और आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन में बहुत फर्क है। आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन मतलब जिसके लिए मुझे फीलिंग्स है, अगर मैं उसको दे रहा हूँ तो वो हो गया आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। अगर मैंने कोई चीज किसी को दिया तो वो हो गया आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। गिफ्ट आप किसी को भी दे सकते हो। मैं अगर मेरे मॉम डैड को दे रहा हूँ कोई पर्टिकुलर चीज, ठीक है, गिफ्ट में, तो वो आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी भी पर्सन को ऐसे ही, जो मुझे अच्छे खासे तरीके से पहचानता है, ठीक है, या मेरा फ्रेंड है या मेरा कॉलीग है या जो भी है, ठीक है, तो मैं अगर उनको गिफ्ट दे देता, मतलब उनको अगर कोई चीज देता हूँ तो वो गिफ्ट हो गया। देयर इज नो नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ठीक है। तो वो थर्ड हो गया एक्सप्रेस आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फ्लॉज इन कंसेंट। कि फ्लॉज मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है कंसेंट लेने में। सो एक हो सकता है कोशन, एक होता है अंडर इन्फ्लुएंस, एक होता है फ्रॉड, एक होता है मिस रिप्रेजेंटेशन, और एक होता है मिस्टेक। ये हर एक 5 पॉइंट हम लोग इन डेप्थ डिस्कस करेंगे कि सबका मतलब क्या होता है। बट फ्लॉज इन कंसेंट 5 होते हैं: कोशन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। ओके, अभी हम लोग ने फ्लॉज इन कंसेंट देखा था कि कितने सारे टाइप के फ्लॉज थे, लाइक कोहेजन एंड इन्फ्लुएंस वैसे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कोहेजन। कोहेजन आता है सेक्शन 15 के अंदर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोहेजन? सो कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट forbidden by the Indian Penal Code, that is IPC, or unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person, whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement। इसका मतलब अगर मैं कोई भी पर्सन को धमकी देके, मार के, डरा के, अगर उससे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में साइन कराता हूँ और कोई भी चीज उससे परफॉर्म करवा लेता हूँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाता है। बिकॉज मैंने यहाँ पे जो भी कंसेंट लिया है वो कंसेंट फोर्सफुली लिया है। जैसे देखो, हम लोग ने एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था फ्री कंसेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री कंसेंट? कि दोनों पार्टी अपने विश के साथ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने आएगी। मेरा कंसेंट भी फ्री होना चाहिए, उसका कंसेंट भी फ्री होना चाहिए, दोनों पार्टी का कंसेंट फ्री होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट में किसी से कंसेंट ले रहा हूँ, धमकी देके, मार के, डरा के, फिजिकल हार्म करके, ठीक है, और उससे फोर्सफुली मैं साइन कराता हूँ, जैसा हमने मूवी में देखा रहता है कि किसी को मार के और या डरा के जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं, दैट इज नथिंग बट कोजन। सो कोजन में और देखो क्या चीजें आती है, जैसे कमिट क्राइम, क्राइम कर दिया और उसकी वजह से सामने वाला डर गया और उसने अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, कोरिजन, ठीक है। या तो थ्रेट टू कमिट क्राइम, क्राइम किया नहीं है लेकिन करेंगे और उसका ब्लेम किसी और के ऊपर डालेंगे या किसी पर्सन जैसे साइन करवा रहे उसके ऊपर डालेंगे, ये डरा के साइन करवा रहा है, तो भी कोरिजन। एंड थ्रेट ऑफ सुसाइड, कि मैं सुसाइड करेगा अगर तू मुझे प्रॉपर्टी नहीं देगा ना, तो और मैं सुसाइड नोट में एक नाम लिख के जाएगा कि ये पर्सन की वजह से, मतलब तेरी वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ, सो इफ यू वांट टू सेव योरसेल्फ मुझे ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे फ्री में, या कोई भी एक नॉमिनल अमाउंट जो भी होगा वो, ठीक है। अगर मैं ऐसे धमकी देके कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता हूँ, देन आई एम यूजिंग कोरिजन। कोरिजन के अंदर जैसे
ये देखो, ये एक टाइप का कोर्जन है, किसी को मार के फोर्सफुली उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना, डरा के कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना, ये सब कुछ कोर्जन ही है। देन अनड्यू इन्फ्लुएंस, वो आता है सेक्शन 16 के अंदर, दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस? जैसे लॉ क्या बोलता है, वेयर द रिलेशन सबसिस्टिंग between the parties are such that one of the parties is in position to dominate the will of other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other। जैसे अगर सपोज मेरे पास कोई डोमिनेटिंग पोजीशन है और अगर वो डोमिनेटिंग पोजीशन मैं उसको यूज करके उससे कोई एडवांटेज या गेन लेने की ट्राई करता हूँ और सामने वाले को इन्फ्लुएंस करके अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करा देता हूँ, तो वो बन गया अनड्यू इन्फ्लुएंस। देखो यहाँ पे मारना, धमकी देना, फोर्स यूज करना कुछ नहीं है। यहाँ पे इस तरीके से मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ कि सामने वाला मेरी बातों की वजह से इन्फ्लुएंस हो गया और वो वॉलंटरीली मुझे प्रॉपर्टी देके गया, तो वो बन गया अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस में जो भी आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो ना, वो बहुत रॉन्ग तरीके से किया जा रहा है टू टेक एनी एडवांटेज, करेक्ट? तो वो होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 के हिसाब से। जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखो दो पार्टी है। अभी यहाँ पे ये जो एक पर्सन है जो लल्लू, वो क्या बोल रहा है कि आई एम नॉट एबल टू क्लियर माय सीएस एग्जाम सो प्लीज हेल्प। ठीक है, अभी इसको पता है कि सामने वाले की सिचुएशन बहुत खराब है, उसको मैं कुछ भी बोलेगा ना तो उसको एग्जाम पास करने के लिए वो मुझे कोई भी एडवांटेज देने को तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बाबा ने उस चीज का एडवांटेज लेने का, इन्फ्लुएंस करने का ट्राई किया। सो व्हाट ही सेड, डोंट वरी, जस्ट डोनेट ₹50,000 टू मी एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है, अभी देखो ये एक इन्फ्लुएंसिंग तरीके से कुछ चीज का गेन किया जा रहा है, तो ये हो गया अनड्यू इन्फ्लुएंस। बराबर, आपको पता है कि सामने वाले की सिचुएशन ऐसी है और मेरी पोजीशन ऐसी है कि इसका फायदा मैं डेफिनेटली उठा सकता हूं, तो आप क्या कर रहे हो, आप अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहे हो। लेकिन देखो अनड्यू इन्फ्लुएंस में कुछ चीज भी है, पहले वो देख लो कि जो भी एक पार्टी होगी वो हमेशा टॉप पोजीशन पे होगी। जरूरी नहीं बाबा ही होगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे आ सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने ये लिया था, इसके लिए मैंने यहाँ पे ये पिक्चर डाला है। So one party is always on a top position who is taking advantage of his position, कि हमेशा एक पार्टी अपने टॉप पोजीशन पे होगा और वो पोजीशन का वो रॉन्ग तरीके से एडवांटेज लेगा। एक पार्टी हमेशा ऐसा होगा जो बेचारा डोमिनेट होगा। सो वन पार्टी इज ऑलवेज ऑन द लोअर पोजीशन एंड ही इज डोमिनेटेड बाय टॉप लेवल पर्सन। देखो अगर ये दो चीज पॉसिबिलिटी है कि एक पर्सन डोमिनेट कर रहा है, दूसरा पर्सन डोमिनेट हो रहा है, तो ही क्या आएगा, तो ही अनड्यू इन्फ्लुएंस आ सकता है। अदरवाइज अनड्यू इन्फ्लुएंस पॉसिबल नहीं है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का स्टैंडर्ड रूल कि जो पर्सन टॉप पे होगा वो इन्फ्लुएंस करेगा, वो एडवांटेज लेगा, वो भी इम्प्रॉपर या रॉन्गफुल तरीके से, और दूसरा जो होगा बेचारा इन्फ्लुएंस होगा, डोमिनेट हो जाएगा और उसको लॉस होगा, तो ही वो अनड्यू इन्फ्लुएंस है। करेक्ट? तो पहला हम लोग ने पढ़ा था कोर्जन, जिसमें फिजिकल हार्म होता है। देखो वहां पे मारामारी होगा, टॉर्चर होगा, धमकी दी जाएगी, सुसाइड की धमकी दी जाएगी, तो वो क्राइम भी बनता है, पुलिस रिपोर्ट भी लिखाओगे। करेक्ट? तो सेक्शन 15 जो था वो कोरिजन से रिलेटेड था, सेक्शन 16 जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से रिलेटेड है। कोरिजन में जबरदस्ती प्रॉपर्टी लिया गया था, अनड्यू इन्फ्लुएंस में प्रॉपर्टी सामने से आपको वो पर्सन दे के गया। ठीक है, कोरिजन में मेडिकल रिपोर्ट से प्रूव हो सकता है कि फिजिकल हार्म किया गया है। यहाँ पे तो कोई फिजिकल हार्म का सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे तो इन्फ्लुएंसिंग सिचुएशन है। तो यहाँ पे पर्सन सामने से लेके जाएगा। मैं इनफैक्ट अगर वो पोजीशन में टॉप पोजीशन पे होता तो मैं खुद ये बोल देता कि सामने वाले को मारा नहीं है, धमकी नहीं दिया है, डराया नहीं है, कुछ नहीं है। अगर वो वॉलंटरीली देना चाहता है तो मैं क्या करूँ उसमें। ठीक है, ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है इसके अंदर।